दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं ना, एक्चुअल में वो एक सिंगल पोएम नहीं है, वो दो तीन जनों की एक्चुअल में उनके व्यूज हैं, उनके थॉट्स हैं जो आपके शायद बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के। तो इसमें कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि इन सबके व्यूज हैं जो मिला के एक पोएम बना दी गई है। तो उस तरीके से हैं। तो हम ऑथर पे तो आएंगे नहीं डायरेक्टली, हम लोग किस पे आएंगे? हम इस पे आएंगे पोएम की टेक्स्ट पर, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं तो फिर ऑथर पे जाना कोई समझना जरूरी नहीं है। ये एंशिएंट इंडियन लिटरेचर बोल सकते हैं, उसका हिस्सा है ये पोएम। कि उन लोगों ने जो बहुत ही इंटेलिजेंसी की बात कही है ना, उनको एक कुछ पोएम मतलब लाइंस में समेट के रखा है। तो वो एक पोएम के रूप में बना दी गई है, तीन अलग अलग राइटर्स। तो देखिए, सबसे पहले कालिदास जी क्या कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे आते हैं, ठीक है। कालिदास जी क्या बोलते हैं? कालिदास जी बोलते हैं, इज पोएट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है। और पोएम का लाइन भी मतलब टाइटल भी यही रख लिया है, क्योंकि ये पोएट्री की फर्स्ट लाइन मान ली हमने। ठीक है। तो इसी को हमने टाइटल बना दिया है पोएम का। ये मतलब कन्वेंशन है, एक परंपरा है कि अगर आप कोई टाइटल नहीं रख पाओ किसी पोएम का, तो आप जो पहली लाइन होती है ना पोएम की, उसी को टाइटल मान लेते हो। तो पोएम का टाइटल भी यही है, इज पोएट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है। तो देखो, कालिदास जी बोलते हैं, ये इज पोएट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड। क्या पोयम हमेशा अच्छी मानी जाएगी, लायक मानी जाएगी अगर वो पुरानी है? क्योंकि एक धारणा बनी होती है कि जो पुरानी चीज है वो अच्छी है और नई चीज वो बेकार है। मतलब हमेशा धारणा होती है ना, हम आजकल भी देखा जाए तो हर चीज में हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हमारे टाइम में जो था वो तो बहुत बढ़िया था, आजकल तो सब बेकार है। हमारे टाइम में तो जो चीज बनती थी बहुत अच्छी बनती थी, आजकल तो बहुत बेकार है। वैसे कुछ हद तक बात सच भी है, गलत नहीं बोलते हो। पर यहाँ पोइट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो वो बोलते हैं, क्या पोइट्री जो पुरानी होती है, पहले के ज़माने में लिखी गई है, क्या वो हमेशा अच्छी होती है, हमेशा लायक होती है? ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। वर्दी वैन, व एलिट्रेशन क्या है ये? एलिट्रेशन। व साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। अब देखो, एंड इज इट वर्थलेस देन बिकॉज इट्स न्यू। और अगर ऐसा बोला जाए कि पोइट्री बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो नई है, तो क्या ये बात सही है? तो कालिदास जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अगर डायरेक्टली बिना देखे समझे हम ये मान ले कि पोइट्री जो पुरानी है वो तो लायक ही होगी और जो नई है वो बिल्कुल बेकार होगी, तो ये क्या बात सही है? तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि देखो, रीडर, पढ़ने वाले जो हैं, जो लोग पोइट्री पढ़ते हैं, रीडर, डिसाइड योर सेल्फ इफ दिस बी ट्रू। कि वो खुद डिसाइड करें खुद के लिए कि क्या यह बात सच है क्या, कि पुरानी पोइट्री अच्छी होती है और नई पोइट्री बेकार होती है। ये बात कितनी सच है वो रीडर खुद डिसाइड करें पोइट्री पढ़कर, किसी और की बात पर भरोसा ना करें। क्योंकि वो इसी बात पे आगे आ रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि फूल्स सस्पेंड जजमेंट, कि जो बेवकूफ लोग होते हैं ना वो जजमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्चुअल में त्याग देते हैं। वो जजमेंट ले ही नहीं पाते। वो जजमेंट किसके ऊपर छोड़ देते हैं? वेटिंग टू बी टोल्ड, दूसरों के ऊपर, कि वो बता दे कि अच्छी है तो ठीक है मैं अच्छी मान लूंगा, वो बोल देगा बेकार है तो बेकार मान लूंगा। मतलब वो दूसरों की बातों में आते हैं। किसी ने बोल दिया कि वो चीज अच्छी है तो वो अच्छी मान लेंगे, किसी ने बोल दिया बेकार है तो बेकार मान लेंगे। वो खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद की समझ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज को कालिदास ने बोला है कि पोएट्री पुरानी है तो क्या अच्छी है, नई है तो क्या बेकार है। इस बात को डिसाइड कौन करेगा? रीडर करेगा। कौन करेगा? रीडर खुद डिसाइड करेगा, खुद के लिए डिसाइड करेगा कि उसको कैसा लगता है कि पोएट्री पुरानी है तो अच्छी लग रही है कि बेकार लग रही है, नई है तो अच्छी लग रही है कि बेकार लग रही है, ये वो खुद डिसाइड करेगा। परंतु जो बेवकूफ लोग होते हैं, फूल्स होते हैं, वो ये जजमेंट नहीं ले पाते और वो जजमेंट किसी और पे छोड़ देते हैं कि वो मेरे लिए जजमेंट ले लेगा। यानी किसी और की सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ये बात का वेट करते हैं कि कोई दूसरा बता दे कि कैसी है तो मैं वैसी मान लूंगा। ठीक। तो ये कालिदास जी की चार लाइन है, ठीक है। अब भवभूति की चार लाइन है, देखते हैं। इफ लर्नेड क्रिटिक्स पब्लिकली डिराइड, अगर कोई सीखा हुआ आलोचक, क्रिटिक, पब्लिकली डिराइड, पूरे जग, सबके सामने, जग के सामने, दुनिया के सामने डिराइड, मेरी बुराई करता है। डिराइड बुराई करता है किसकी? माय वर्स, मेरी कविता की बुराई करता है। राइटर बोल रहे हैं कि अगर कोई लर्नेड, पढ़ा लिखा सीखा हुआ क्रिटिक, आलोचक पब्लिक के सामने मेरी कविता की बुराई करता है, वेल लेट देम, तो उनको करने दो, उनको बुराई करने दो। नॉट फॉर देम आई रोट, मैंने उनके लिए ये पोयम नहीं लिखी है। राइटर कितने सही तरीके से, बहुत शालीनता से बोल रहे हैं कि मैंने उनके लिए कविता लिखी ही नहीं है, उनको बुराई करनी है तो उनको करने दो। वन डे अ मैन शैल लिव टू शेयर माई थॉट, एक दिन एक ऐसा आदमी जरूर होगा जो टू शेयर माई थॉट, जो मेरे विचारों से
इत्तेफाक रखता हो, यानी मेरे विचार उसके विचार मैच करते हो, ऐसा ऐसा व्यक्ति मुझे जरूर मिलेगा एक ना एक दिन, कोई ना कोई। फॉर टाइम इज एंडलेस, क्योंकि ये समय जो है ना ये अनंत है, एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और ये संसार बहुत बड़ा है, यानी इतना बड़ा संसार, इसमें कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तो जरूर होगा जिसको मेरी कविता के थॉट्स पसंद आएंगे। बेसिकली राइटर बोलना चाह रहा है कोई मेरी आलोचना कर रहा है मेरी कविता की तो करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने ये उसके लिए लिखी है जो मेरे थॉट से मैच करता हो, यानी जो रीडर जिसके विचार मेरे थॉट से मैच करेंगे ना, मैंने उसके लिए कविता लिखी है। और ये इतना बड़ा संसार है, समय अनंत है, इसमें कहीं ना कहीं भविष्य में कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कि मेरे थॉट से मैच खाता हो और जो मेरे विचारों को पसंद करेगा, मेरे थॉट्स को पसंद करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो इसमें शैल, शेयर, यहाँ पर क्या है, अगेन अलिट्रेशन, ठीक है। वर्ल्ड, वाइड, वाह अगेन अलिट्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भर्तृहरि की लाइन है कुछ, ठीक है। अब इन ये क्या बोल रहे हैं, अब इनका देख लेते हैं हम लोग। ऑफ व्हाट यूज इज द पोएट्स पोएम, कि किस काम की एक कवि की कविता, पोएट्स पोएम, पा एलिट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना। ऑफ व्हाट यूज इज द बोमैन स्टार्ट, और किस काम का एक धनुर्धर का तीर। देखो पोएट ने बोला किस काम की एक कवि की कविता, और किस काम का एक धनुर्धर, यानी एक मतलब धनुष विद्या का सीखा हुआ व्यक्ति, उसकी तीर भी किस काम की। अनलेस अनदर सेंसेस रील, जब तक कि दूसरे की इंद्रियां को वो झकझोर ना दे। When it sticks querying in the heart, अब देखो ये लाइन समझने वाली है, बहुत अच्छी लाइन है। When it sticks querying in the heart, यानी कि जब ये दिल में आपको हिला के रख दें, तो दिल में एंट्री लें, तब अगर आपकी इंद्रियों, आपके सेंसेस को अगर ये हिला के ना रख पाए तो ये किसी काम के नहीं है। तो दोनों कंपैरिजन देखो, पोएम का कंपैरिजन किससे किया गया है, डार्ट से, यानी एरो से, कि भैया एक पोयम अगर आपके दिल तक पहुंच के आपको हिला के ना रख दे तो किस काम की। उसी तरीके से एक तीर, एक धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया तीर अगर आपके दिल में घुस के आपको दर्द ना दे सके, आपको पेन फील ना करा दे, यानी आपकी सारी इंद्रियों को झकझोर के ना रख दे, तब तक वो तीर किस काम का, है ना। तो एक पोएम की कंपैरिजन तीर से, मतलब एक आपस में तुलना की गई है, एक तरह से उनका कंपैरिजन, सिमिलैरिटी बताई गई है कि किस काम की एक कवि की कविता या किस काम का एक धनुर्धारी का तीर, अगर अनलेस जब तक कि वो आपकी इंद्रियों को हिला के ना रख दे, जब वो आपके दिल में घुसे, व्हेन इट स्टिक्स क्वेरिंग इन द हार्ट, जब यह आपके दिल में घुस के आपको वो फीलिंग ना दे दे। कौन सी फीलिंग, इंद्रियों को झकझोर देने वाली, चाहे वो पोएम हो चाहे वो एक तीर हो, तब तक वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके, कहने का मतलब एक आम भाषा में बोले तो आपके दिल को जब तक वो छुए ना, दिल पे जब तक अटैक नहीं हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो समझने वाली चीज है, सिंपल चीज है, कोई टफ है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा पर जाते हैं कि स्काउंड्रल्स विदाउट द विट टू फिट। स्काउंड्रल्स बोल रहा है वो ऐसे व्यक्तियों को जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होती है ना। स्काउंड्रल्स जैसे राक्षस लोग, विदाउट विट टू फिट, विदाउट विट, वाह, ठीक है। सो व्हाट इज इट, ये है एक्चुअल में एलिट्रेशन। और देखो विदाउट विट टू फिट, वी ई साउंड, विट ई साउंड, फिट ई साउंड, विद ई, विट वी ई, फिट फी ई। तो ई साउंड का रिपीटेशन लगातार हो रहा है, तो ये ई क्या है, वॉवल साउंड है। तो वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो क्या कहलाते हैं हम, असोनेंस, वो असोनेंस कहलाता है, ठीक है। विट फिट मतलब ये विदाउट विट में एलिट्रेशन तो है ही, वह साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, परंतु ई साउंड का रिपीटेशन भी हो रहा है। और असोनेंस में वॉवल साउंड का रिपीटेशन चाहे वर्ड की स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में, कहीं पर भी चलेगा, ठीक। एलिट्रेशन में वर्ड की स्टार्टिंग में व्यंजन साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक। अब तो जो स्काउंड्रल्स, ये शैतान लोग, विदाउट द विट टू फिट, जिनके पास में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, विदाउट विट टू फिट, किस चीज की, अ वर्ड और टू ऑफ वर्ड्स टुगेदर, यानी कि जो एक शब्द या दो लाइन, कुछ एक दो शब्द लिख पाए, किसके, वर्ड्स, कविता के। यानी जो लोग खुद कविता के एक दो शब्द भी नहीं लिख पाते, इतनी भी उनमें बुद्धि नहीं है, आर डोंटेड नॉट ए विट टू शिट इन जजमेंट ऑन द एब्स्ट्रूस पोएट्री ऑफ अनदर, वो थोड़े से भी हिचकते नहीं है, उनमें इतना साहस होता है कि वो थोड़े से भी नहीं हिचकते कि वो
ऐसे लोगों की पोइट्री, एब्स्ट्रूज पोइट्री बनाना, दूसरों की जो जटिल पोइट्री होती है, टफ पोइट्री, एब्स्ट्रूज का मतलब नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि किसी की टफ पोइट्री के सामने भी जजमेंट देने बैठ जाएंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें इतनी सी बुद्धि भी नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी नॉलेज नहीं है कि वो एक आध लाइन, एक आध शब्द पोइट्री के खुद लिख पाए, वो लोग एक पल भी नहीं झिझकते, आर डॉन्टेड नॉट, एक पल भी नहीं झिझकते वो, कि वो कहाँ बैठ जाते हैं, जजमेंट करने बैठ जाते हैं सामने वाले की टफ पोइट्री पे, मतलब सामने वाले की बड़ी जटिल, इजी समझना इजी नहीं है उस पोएम को, उसके जजमेंट में भी सामने आके बैठ जाएंगे। अब देखो, सच मैन विल लिसन विद अटेंटिव माइंड, ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती और सामने की, मतलब सामने वाले की पोइट्री के लिए जजमेंट करने लग जाएंगे, उस पर निर्णय सुनाने लग जाएंगे। ये लोग कौन, मतलब ये लोग क्या करते हैं, सच मैन विल लिसन विद अटेंटिव माइंड, ये बड़े ही ध्यान से सुनेंगे आपकी पोइट्री को, ठीक है। इसमें अगेन ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, विल, लिसन, है ना, तो ये क्या है, ये भी असोनेंसी हो गया, ठीक है। तो वो आपकी पोइट्री को बड़े अटेंटिव माइंड से सुनेंगे, अलर्ट टू सी हाउ मेनी फॉल्ट्स दे फाइंड, और बड़े अलर्ट रहेंगे इस चीज के लिए, किसके लिए, कि कितनी फॉल्ट्स, कितनी गलतियां वो आपकी पोइट्री में ढूंढ पाते हैं, इस चीज में वो ट्राई करेंगे। बस वो आपकी पोइट्री को बड़े ध्यान से सुनेंगे, परंतु क्यों सुनेंगे, गलतियां ढूंढने के लिए, ठीक है। एंड इफ दे आर वेक्स्ड बिकॉज दे फेल टू ग्रैस्प द सेंस, और अगर वो वेक्स्ड, अगर वो मतलब बेसिकली गुस्सा होते हैं वो, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपकी पोएट्री का सेंस, अर्थ समझ में नहीं आया। फेल टू ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब जकड़ लेना या समझने की बात है। फेल टू ग्रेस्प, जो समझने में फेल हो जाते हैं, क्या समझने में, पोएट्री का सेंस, मीनिंग समझने में फेल हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, वैक्स्ड, चिड़चिड़े और गुस्सैले हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ऑफ वर्क्स कंसीव्ड फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ऐसी कविताएं जिनको समझने में वो मतलब वो समझ नहीं पाते, उनको उनको उसका अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसी ऐसे वर्क्स किसके लिए लिखे गए हैं, रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जो बुद्धिमान, जो पढ़ने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके लिए ये कविताएं लिखी गई हैं। अगर ऐसी कविताएं उनके सामने आती हैं और उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो वो बड़े चिड़चिड़े और गुस्सैले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको अर्थ समझ में नहीं आया उनका, और फिर वो क्या करते हैं, दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस, तो वो कविता को बुरा भला कहते हैं कि बेकार कविता है, ऐसी है, फलाना है, ढेकाना। वो खुद की फुलिशनेस, खुद की बेवकूफी को ब्लेम नहीं करेंगे, दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम, वो खुद की बेवकूफी को दोष नहीं देंगे। वो किसको दोष देंगे, कविता को दोष देंगे कि कविता ही बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं लिखा, बकवास लिखा है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन नहीं है, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब अगर पोइट्री उनको समझ में नहीं आई, उसको समझने में फेल हो गए ना, तो वो कविता को दोष देने लग जाएंगे। उसी तरीके से अ गर्ल हु इज लेस देन परफेक्ट ऑलवेज ब्लेम्स दैट रेस, एक लड़की जो खुद लेस देन परफेक्ट, यानी खुद दिखने में इतनी परफेक्ट नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, वो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वो किसको दोष देगी, वो खुद को दोष नहीं देगी, वो किसको देगी, ऑलवेज ब्लेम्स द ड्रेस, वो ड्रेस को दोष देगी कि ड्रेस ही बेकार है इसलिए मैं अच्छी नहीं लग रही। खुद को दोष नहीं देगी वो कि मैं खुद ही अच्छी नहीं दिख रही हूँ, वो ड्रेस को दोष देगी कि मैं, ये ड्रेस ही बेकार है इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ, बेकार दिख रही हूँ। समझ गए, तो एक तरह से कंपैरिजन हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कोई सिंबली या मेटाफर नहीं है, पर दो चीजों में कंपैरिजन किया गया है सीधा सीधा, कि एक क्रिटिक जो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर दूसरों की पोएट्री के सामने मतलब जजमेंट देने बैठ जाता है, ठीक है, और उसको कोई पोएम समझ में नहीं आती तो पोएट्री को दोष देता है कि ये पोएम ही बेकार है, और खुद की फुलिशनेस को दोष नहीं देता कि मुझे नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आई। खुद को ब्लेम नहीं करेगा, किसको ब्लेम करेगा, पोएम को ब्लेम करेगा। उसी तरीके से एक लड़की, वो खुद अगर इतनी सुंदर नहीं है, खुद वो अच्छी नहीं दिख रही है, तो खुद को दोष नहीं देगी, वो किसको दोष देगी, वो ड्रेस को दोष देगी कि ड्रेस ही बेकार है इसलिए मैं ऐसी बेकार नजर आ रही हूँ। समझ गए, तो ये अपनी पोएम हो गई, इफ इज पोएट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड, ठीक है। तो ये कालिदास, बहुबेटी और भर्तृहरि के ये कुछ मतलब लाइंस थी जिनको पोएट्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।